आज की कहानी है बेंगलोर टू मुंबई। ये कहानी बेंगलोर से शुरू होती है, मुंबई तक की है और ये कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी आपको हैरान और परेशान करेगी। क्योंकि ये कहानी एक बीवी के 17 दिनों की कहानी है। बेंगलोर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और मुंबई में आकर ख़त्म होती है। लेकिन फिर पूरी तरह से जो ख़त्म होती है, वापस बेंगलोर में ही ख़त्म होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2011 की वो तारीख, जगह बेंगलोर रेलवे स्टेशन। तानिया नाम की एक लड़की जिसकी हाल ही में शादी हुई थी कुछ वक्त पहले, साहिल नाम के एक लड़के से। साहिल बेंगलोर में ही काम करता था, दोनों पति पत्नी खुश, शादीशुदा जिंदगी इनकी अच्छी चल रही थी। इसी बीच में ऑफिस के किसी काम से साहिल को मुंबई भेजा जाता है किसी असाइनमेंट पर। तो साहिल मुंबई पहुंचता है और मुंबई जाने के बाद वो अपना काम खत्म करता है। उसे लगता है कि उसका काम खत्म हो गया है। तो फिर वो सोचता है कि काम खत्म हो गया है तो क्यों ना तानिया को भी थोड़ा मुंबई घुमा दें, वक्त है। तो वो मुंबई से बेंगलोर फ़ोन करता है तानिया को और कहता है कि तुम मुंबई आ जाओ और हम लोग मुंबई घूमते हैं और उसके बाद साथ वापस बेंगलोर लौट चलेंगे। तो तानिया भी खुश हो जाती है कि चलो पति के साथ रहने का मौका मिलेगा, मुंबई भी घूम लेंगे। तो फिर 7 अक्टूबर 2011 को तानिया बेंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। पहले से ही रिजर्वेशन था उसका, ट्रेन में बैठती है। ट्रेन तय वक्त पर बेंगलोर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। जिस जगह पे तानिया का बर्थ था, उसके सामने 2 और लोग बैठे हुए थे। उनका भी रिजर्वेशन था। आमतौर पर रेलवे के सफ़र में ये होता है कि जब आप बैठते हैं और ट्रेन में चलते हैं तो शुरुआत में बहुत कम बातचीत होती है, चूँकि अजनबी मुसाफिर होते हैं सब। तो ऐसे ही हुआ, जब ट्रेन चली तब तक वो अजनबी थे। तानिया अपनी चीज़ों में उलझी रही। उसने कुछ कॉल किया, फ़ोन पे बात किया, पति से बात किया, घर पे बात किया और ट्रेन अपना चल रही है। थोड़ी देर के बाद कुछ वक़्त, कुछ समय और बीतता है। तो जो दोनों मुसाफिर सामने की बर्थ पर बैठे हुए थे और वहाँ पे कोई और था नहीं, जहाँ पर ये बर्थ इन लोगों का था। थोड़ी देर के बाद हाय हेलो के साथ शुरुआत होती है। अजनबी से फिर बातचीत होती है। दोनों मेल थे। तानिया भी हाय हेलो करती है। उसे लगता है कि सफ़र लंबा है, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है। वक़्त बीतता जाता है। कई घंटे गुज़र जाते हैं। फिर वो बातचीत इधर-उधर की होती रहती है, अजनबी और इन दोनों में। कुछ वक़्त और गुज़रता है और बेंगलोर बहुत पीछे छूट चुका था और मुंबई करीब आती जा रही है। मुंबई अब ज़्यादा दूर नहीं है और बेंगलोर पीछे छूट चुका है। तो वक़्त इतना बीत गया था कि दोनों अजनबी से बातचीत के दौरान लगभग पूरी तरह से घुल-मिल गई थी तानिया और वो लगातार बातें कर रही थी, सफ़र भी कट रहा था और इतनी घुल-मिल गई कि कुछ वक़्त के बाद जब मुंबई नज़दीक उन दोनों अजनबी मेहमानों ने, जो हमसफ़र थे ट्रेन में, उन्होंने चाय ऑफ़र किया तानिया को। इससे पहले भी उन्होंने ऑफ़र किया था, लेकिन तानिया ने मना कर दिया था। लेकिन अब बातचीत चूँकि कई घंटे साथ हो गए थे, तो तानिया इस बार इनकार नहीं कर पाई और उसने चाय दी और चाय उसने पी ली। तानिया चाय पीती है और चाय पीने के थोड़ी देर के बाद अचानक उसे लगता है कि नींद आ रही है। उसके बाद वो सो जाती है। सोने के बाद कुछ घंटे बीतते हैं, तानिया की नींद खुलती है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, तब भी वो नींद बेहोशी की हालत में थी, पूरी तरह से होश में नहीं थी। लेकिन नींद खुलने के बाद उसे इतना एहसास हो गया था कि वो ट्रेन में नहीं बल्कि किसी कार में है। किसी तरह होश को सँभाल कर उसने आस-पास देखा, तो उसने देखा कि वाक़ई में वो ट्रेन में नहीं बल्कि किसी कार में है और वही दोनों अजनबी मुसाफ़िर कार में उसके साथ मौजूद और साथ में एक ड्राइवर। ये कुछ कहना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाई और फिर उसकी आँखें जो हैं नींद बेहोशी की हालत में थी। लेकिन उसे पता चल गया था कि जो थोड़ा बहुत उसका दिमाग काम कर रहा था कि वो कहीं फँस चुकी है। उसे ट्रेन में होना चाहिए था
लेकिन वो इस वक्त पता नहीं कैसे कार में है, कहाँ है, क्यों है, कहाँ जा रही है। इसी उधेड़-बुन के बाद थोड़ी ही देर के बाद थोड़ा उसे और होश आता है, तो वो बोलने की हालत में होती है। फिर वो बोलती है कि मैं कार में क्यों हूँ और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वो दोनों अजनबी मुसाफिर पहली बार अपना रंग दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, अगर तुमने शोर-शराबा किया तो। कार का ड्राइवर भी शायद उनका अपना था, उनसे मिला हुआ था और इसके बाद वो डर जाती है। डरने के बाद खामोश हो जाती है। जान का भी खतरा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुंबई की एक जगह पर कार रुकती है और वो दोनों उस तानिया को लेकर घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर में ले जाते हैं। उस घर में जाने के बाद तानिया को जब पहली बार वहाँ पहुँची और उसने वहाँ का मंज़र और वहाँ का माहौल देखा, उसे एहसास हो चुका था कि वो कहाँ आई है। दरअसल वो दोनों जो अजनबी मुसाफिर थे, उन्होंने तानिया को जो चाय पिलाई थी, उसमें बेहोशी की दवा थी और उससे वो बेहोश हो गई थी और मुंबई आने में कुछ घंटा बाकी था। उसके बाद ट्रेन मुंबई पहुँचती है। नींद बेहोशी की हालत में तानिया को वो दोनों सहारा देकर गाड़ी से इस तरह से बाहर लेकर आते हैं, जैसे कोई देखे तो लगे कि तीनों साथ हैं, तीनों रिश्तेदार हैं और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो सहारा देकर गाड़ी में लाए। बाहर पहले से ही गाड़ी और ड्राइवर मौजूद था और उसके बाद जब वो लेकर आते हैं और जिस घर की बात हो रही है, उस घर का मंजर और माहौल देखकर इसलिए उसे एहसास हो गया क्योंकि वो एक रेड लाइट एरिया था और उस रेड लाइट एरिया का वो एक घर था। उसके थोड़ी देर के बाद तान्या को वहाँ पे एक औरत के हवाले कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके हाथ में 45,000 रुपए थे, जो उस औरत ने उन दोनों को दिया था, जो उस कोठे की मालकिन थी। तो तानिया के आँखों के सामने देखते ही देखते तानिया 45,000 रुपए में बिक चुकी थी और वो दोनों दरअसल एक तरह के वो दलाल थे, जो ट्रेन में बस अड्डे पर सिर्फ़ घूमा करते थे और ऐसी अकेली लड़कियों को और महिलाओं को वो देखते, उनके साथ दोस्ती करते और उसे किसी बहाने से धोखे से लाकर रेड लाइट एरिया में बेच देते थे। यही तानिया के साथ हुआ था। अब तानिया मुंबई के एक बदनाम कोठे में कैद, दोनों दलाल उसे बेचकर चले गए। उसके पास उसका मोबाइल नहीं, वो पहले ही ले लिया गया था। अब वो तमाम गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें करती रही, रोती रही कि मुझे छोड़ दो, अपने पति साहिल के बारे में बताती रही, लेकिन वो ऑलरेडी बिक चुकी थी, वो खरीद चुके थे, तो उसकी रिहाई मुमकिन नहीं थी। 1-2 दिन तो ऐसे ही गुज़रता है कैद में और उसे बार-बार ये समझाया जाता है कि अब यहाँ से तुम्हारा निकलना मुमकिन नहीं है, तो तुम जो कहा जाए वही करो, वरना तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो ज़िद पे अड़ी रही और उसने कहा कि मैं मर जाऊँगी, लेकिन ये नहीं करूँगी। पर वो लोग भी उन्हें मालूम था कि इसे कैसे हैंडल करना है, तो उसे बहुत टॉर्चर किया गया, मारा-पीटा गया, कमरे में बंद कर दिया गया। कई-कई दिनों तक वो कमरे में बंद रहती और हर वक़्त निगरानी, ज़बरदस्त पहरा और इस बीच में वक़्त गुज़रता गया। उधर साहिल चूँकि स्टेशन पहुँचा था, लेने के लिए तानिया को। उसे मालूम था कि तानिया पहुँचने वाली है, इस ट्रेन से है बर्थ नंबर तक। लेकिन ट्रेन से सब मुसाफिर उतरते हैं, लेकिन तानिया नहीं उतरती। साहिल परेशान मोबाइल पर फ़ोन मिलाता है, मोबाइल स्विच ऑफ। घर पर फ़ोन मिलाता है, तो पता चलता है कि घर के लोगों ने ही तो वहाँ बैंगलोर रेलवे स्टेशन से विदा किया था। उनके सामने ही ट्रेन रवाना हुई थी। अब वो घबरा जाता है, इधर-उधर हर तरफ ढूँढता है, पूछता है, लेकिन कहीं तानिया का पता नहीं चलता। तो आखिर में थक-हार कर अगले दिन मुंबई पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है, अपनी बीवी की गुमशुदगी की और वो सारी चीज़ें कि वो इस ट्रेन से चली थी, इस कोच में थी, इस बस नंबर पर थी। पुलिस भी अपना काम करती है, रेलवे पुलिस और सबसे पूछताछ करती है,
लेकिन तानिया का कुछ पता नहीं चलता। इस बीच धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और तानिया के ऊपर उधर लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं और उसे कहा जा रहा है कि उसे ये काम करना है और लगातार उसके ऊपर टॉर्चर, धमकियाँ, मारपीट सब कुछ हो रहा है। लेकिन तानिया अपनी जिद पर अड़ी थी। करते-करते करीब 15 दिन बीत जाते हैं। जो उस कोठे की मालकिन थी, वो उसको लगातार धमकाकर, भूखा रखकर, जितने जुल्म हो सकते हैं, वो सब किया। 15वें दिन तानिया के पास वही औरत पहुँचती है और उससे फिर से कहती है कि देखो तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। कुछ लड़कियों से कहा जाता है कि ज़बरदस्ती उसको तैयार करो, वो तैयार होती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसके कमरे में एक ग्राहक आता है और बाकायदा धमकी देके कि कुछ उल्टा-पुल्टा किया तो तुमको मार देंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं। अब 15वें दिन एक ग्राहक को कमरे में भेजा जाता है। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। अब तानिया को लगा कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म है, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और शायद अब उसकी आबरू भी नहीं बचेगी। तो इसी उधेड़-बुन में वो जो ग्राहक आता है उसके सामने वो अचानक रोने लगती है और हाथ जोड़ती है और पैर पकड़ लेती है, मिन्नतें माँगती है, अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं ऐसे-ऐसे मेरा पति यहाँ पर है, मैं उसके लिए यहाँ पर आई हूँ। और इस तरह से पूरी कहानी वो उस ग्राहक को बता देती है। नसीब अच्छा था तानिया का, कोई अच्छे दिल वाला शरीफ इंसान था, लेकिन शरीफ कहा जाए कि नहीं ये अलग बात है। लेकिन वो उसकी बातों को सुनकर उसको तानिया से हमदर्दी हो गई। उसने कहा ठीक है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि आप मुझे अपना मोबाइल दे दो, एक कॉल करना है। उस ग्राहक ने अपना मोबाइल दिया। बंद कमरे के अंदर तानिया फ़ौरन अपने पति का नंबर मिलाती है और इधर साहिल परेशान। लगातार कई दिन हो गए, पुलिस में रिपोर्ट लिखाए हुए, तानिया का कुछ पता नहीं। बैंगलोर से भी लोग आ गए, फैमिली के भी लोग आ गए। मुंबई में जगह-जगह ढूँढ रहे हैं, तानिया का कोई सुराग नहीं मिल रहा और मोबाइल पर हर घंटी पर उसकी नज़र कि शायद तानिया का फ़ोन हो और इत्तेफ़ाक से उस दिन अचानक मोबाइल की घंटी बजती है और ये फ़ोन उठाता है, कोई अनजान नंबर और दूसरी तरफ से तानिया की आवाज़। आवाज़ सुनते ही दोनों पहले रोने लगते हैं, फिर तानिया अपनी कहानी बताती है शॉर्ट में, क्योंकि उस वक़्त वो फँसी हुई थी और तानिया को चूँकि ये पता नहीं था कि कौन से कोठे में है, किस नंबर का कोठा है, ये सारी चीज़ें उसको जानकारी नहीं थी। वो बिल्कुल नई थी इन सब चीज़ों में। उस ग्राहक ने उसकी मदद की। उसने बताया कि मैं इस जगह पे हूँ। तो फिर उसने पूछा कि पूरा पता बताओ। तो उस ग्राहक ने उसको पूरा एड्रेस दे दिया, क्योंकि वो अक्सर जाया करता था, उसे सब मालूम था। तो उसने उस ग्राहक के बताए हुए पते पर अपने पति साहिल को नोट करा दिया। साहिल ने उसको हौसला दिया कि तुमने जहाँ इतना बर्दाश्त किया, रुको बस मैं तुम्हें वहाँ से अभी निकलवाता हूँ, छुड़वाता हूँ। ये कहकर फ़ोन काटता है। फ़ोन रखने के बाद अब साहिल के दिमाग में एक कशमकश थी कि अगर वो पुलिस को बताए और गलती से पुलिस को खबर हो और कोठे तक ये बात पता चल जाए, तो तानिया को वो लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं और अगर न बताए, देर करे, तो हो सकता है कि तानिया को उस ठिकाने से कहीं और नए ठिकाने पर लेके जाएँ, तो उस तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो उस उधेड़-बुन में था कि क्या करे? ऑलरेडी पहले रिपोर्ट लिखवाया हुआ था, पर पुलिस को फ़ोन करने पर उसको लगा कि थोड़ा जोखिम भी हो सकता है, खतरा हो सकता है और न बताए तो तानिया इधर से उधर जा सकती है। इसी कशमकश के बीच अचानक उसने सोचा कि न पुलिस को बताते हैं, न कुछ और करते हैं। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसके बाद वो सीधे उस बताए हुए पते पर खुद अकेले पहुँच जाता है, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए, सूचना दिए हुए। और कमाल देखिए,
कि एक पति अपने बीवी को बचाने के लिए एक कोठे पर एक ग्राहक बनकर जाता है और उसी कोठे पर पहुंचता है। तो एड्रेस उसके पास था। वहां जाने के बाद अब उस कोठे की मालकिन उसके पास आती है। ये अपने आप को ग्राहक ही शो करता है। उसके सामने एक-एक कर लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। वो सबको रिजेक्ट करता जाता है, क्योंकि उसकी नज़र उसकी अपनी बीवी पर थी कि वो आए तो कहें। धीरे-धीरे जितनी कोठे की लड़कियाँ थीं, लगभग वो सबको मना करता गया और इसी बीच में वक़्त हो चुका था, काफ़ी देर हो गई थी। उसको वहाँ पहुँचने में और तानिया से बात करने में, तो वो जो तानिया का उस वक़्त हमदर्द बनकर जो ग्राहक आया था, वो जा चुका था। तानिया अब अकेली थी। तभी कोठे की मालकिन फिर तानिया को बुलाती है और साहिल इसी उम्मीद में था कि तानिया आए और वो तानिया को देखता है। दोनों कमरे में चले जाते हैं। दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, दोनों पहले बहुत देर तक रोते हैं, क्योंकि 17 दिनों के बाद एक पति-पत्नी की मुलाकात एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी जगह पर। अब ये था कि यहाँ से निकला कैसे जाए? चूँकि ये इलाका ऐसी जगह बहुत खतरनाक होती है। फिर साहिल ने अपना दिमाग यहाँ पर चलाया। उसने कमरे के अंदर से पुलिस कंट्रोल रूम को मुंबई के फ़ोन किया और उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे मेरी बीवी है, जिसको यहाँ लाया गया है और मैं इस रूम में हूँ, इस कमरे में हूँ, इस कोठे नंबर पर हूँ और मैं खुद ग्राहक बनकर आया हूँ और आप मदद कर दीजिए। इत्तेफाक से पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया। पुलिस कंट्रोल रूम ने लोकल पुलिस को खबर किया। गाड़ियाँ पहुँचती हैं, कोठे पर दबिश दी जाती है और आखिरकार दबिश डालते-डालते पुलिस की टीम हर कमरे को खंगालते-खंगालते उस कमरे तक जा पहुँचती है, जिसके अंदर साहिल और तानिया थे। उन दोनों को वहाँ से रिहा कराया जाता है और अच्छी बात ये थी कि इनकी रिहाई के बाद इनके साथ ही उस कोठे से बहुत सारी तानियाँ रिहा की जाती हैं, जो नाबालिग भी थी, जिन्हें कई महीनों से वहाँ गुलाम की तरह रखा गया था। तो ख़ैर तानिया और साहिल उस कोठे से निकलते हैं। तानिया 17 दिन के बाद उस रेड लाइट एरिया से आज़ाद होती है, अपने पति के पास वापस लौटती है। दोनों पति-पत्नी फिर उनके दिमाग में ऐसा ये छप जाता है ये सारी चीज़ें कि बाकी सारी कार्यवाही के बाद वो फ़ौरन बैंगलोर की अगली ट्रेन पकड़ते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। अब वो दोनों वाक़ई बहुत खुश हैं, लेकिन हाँ, मुंबई के नाम पर आज भी तानिया डर जाती है ये सुनकर। और जो इस कोठे की मालकिन थी, सुनीता पुजारी, और उसकी जो असिस्टेंट रमीदा शेख, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहाँ से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर इनके ज़रिए उन दोनों लोगों के बारे में पता किया गया, जो बैंगलोर से चले थे साथ में तानिया के। पता चला कि वो दलाल थे और उनका काम ऐसी लड़कियों को और ऐसी भोली-भाली महिलाएँ जो अकेली निकलती हैं, ट्रैवल करती हैं, उनको झांसा देकर, उनको बेहोश करके, इस तरह से लाकर कोठे पे बेचना था। उनकी निशानदेही पर थोड़ा वक़्त तो लगा, लेकिन वो दोनों दलाल भी गिरफ्तार हुए। इन सबको सज़ा भी हुई। लेकिन सबसे खुशी की बात ये थी कि तानिया पूरे हिफाज़त के साथ वापस अपने पति के पास लौटती है और दोनों आज भी बैंगलोर में बहुत हँसी-खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखें। जय हिंद।